है वो है राहु और केतु का। आज हम राहु केतु के बारे में बात करेंगे और आज हम बहुत डिटेल में राहु और केतु के बारे में बात करने वाले हैं। राहु केतु, हम इनको जानते हैं छाया ग्रह की तरह, कि ये छाया ग्रह है। हमें ये भी मालूम है कि वो एक्चुअल कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। वो दो नोडल पॉइंट हैं, उनको हम नोडल पॉइंट कहते हैं। और नोडल पॉइंट क्या है? जहाँ पर अर्थ और मून का जो इलेप्टिकल पाथ है वो इंटरसेक्ट करता है आपस में। उन दो पॉइंट्स को हम नोडल पॉइंट कहते हैं, और उसके लिए वो वही राहु और केतु है। तो आपको समझ में आ गया? सबको आइडिया? किसी को कोई डायग्राम बना के बताने की जरूरत तो नहीं मेरे को, कि कैसे राहु केतु की जो वो है, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये दो चीजें हैं। इसी को अगर हम बात करें, हमारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसके अंदर जो बताया गया वो यही बताया गया कि एक राक्षस है जिसने अमृत मंथन के टाइम, सागर मंथन के टाइम पे अमृत चख लिया था। और वो अमर हो गया, और उसका सर जो है विष्णु जी ने काट दिया। और उसका सर जो है वो राहु हो गया, जो धड़ बचा हुआ है वो केतु हो गया। मतलब हेडलेस बॉडी, जो बिना सर के बॉडी है वो केतु है, और बिना बॉडी के जो सर है वो एक राहु है। तो इस तरीके से हमें समझाया गया। मैं आप लोगों को इसका एक्चुअल मतलब भी समझाऊंगा आज, कि क्या इसका एक्चुअल मतलब है क्या। दूसरा, अगर हम देखें, कोई इनका ना तो कोई शेप है, ना कोई साइज है, ना कुछ भी नहीं है, तो एक ये परछाई की तरह है। इसलिए इसको हम छाया ग्रह भी बोलते हैं ये। और जब भी राहु केतु की जब हम बात करते हैं, तो ये इनको हम बोलते हैं ये ग्रहण के कारक हैं। ग्रहण जो हमारा जो सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की हम बात करते हैं, तो ये उसके कारक भी हैं। जब भी चंद्रमा आ जाता है बीच में, सन और अर्थ के बीच में, तो वो चंद्र ग्रहण, वो मतलब सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य नहीं दिखता हमें यहाँ से। और उसी तरीके से जब पृथ्वी आ जाती है तो हमें चंद्रमा नहीं दिखता। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, जब जिस पॉइंट पे आकर ग्रहण लगता है, वो दोनों पॉइंट्स को भी हम राहु केतु के उसमें देख सकते हैं। अब इसमें कोई भी चूंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कुछ इसकी कोई इसका अपना कोई नेचर नहीं है इन ग्रहों का। तो ये बहुत सारे इसके मतलब राहु केतु पे अगर हम बात करना शुरू करें तो हम पता नहीं कितने कितनी बात कर सकते हैं राहु केतु पे। इतने सारी चीजें हैं राहु केतु के साथ जुड़ी हुई। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बड़ी छोटी सी स्टोरी से, क्योंकि बहुत कुछ फिलोसफिकल और बहुत मेटाफिजिकल और बहुत डीप मतलब है इन दोनों ग्रहों का, राहु केतु का। क्यों है? क्योंकि ये हम मून के दो एक्सट्रीम्स हैं। मून क्या है? हमारा माइंड है, मन है। इसको माइंड या मन बोल सकते हैं। इसके दो एक्सट्रीम्स हैं ये राहु केतु। ये मून के दो एक्सट्रीम्स हैं, या दो नोडल पॉइंट्स हम चंद्रमा के कहते हैं। तो दो एक्सट्रीम्स हमारे, अगर थॉट प्रोसेस से भी अगर हम देखते हैं, तो ये दो हमारे फ्रॉम थॉट प्रोसेस लेवल भी दो एक्सट्रीम्स हैं। एक हमारा जो है राहु, जो है ये बहुत फुल ऑफ डिजायर्स है। केतु जो है फुल ऑफ डिटैचमेंट है। केतु को कोई डिजायर नहीं है, इसको कोई अ, राहु को कोई मतलब राहु इज फुल ऑफ डिजायर्स। इसको एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी से मैं आप लोगों को दोनों के बारे में एक एक स्टोरी बताऊंगा। जो राहु का नेचर, ट्रू नेचर क्या है, और केतु का जो ट्रू नेचर है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो होता क्या है, एक हम कह सकते हैं हिमालय में कोई योगी थे जो अ, भटक रहे थे या ढूंढ रहे थे जगह। बहुत ठंड थी और बारिश होने लगी, तो उनको बचने के लिए कोई एक शेल्टर चाहिए था, एक जगह चाहिए थी। तो वो एक कुटिया थी, उसमें चले गए। वहां पर उन्होंने नॉक किया। अंदर से एक बहुत सुंदर लेडी निकली, और उन्होंने कहा कि मुझे एक रात यहाँ पे रुकने दो, बाहर रहा तो मैं मर जाऊंगा। अब उन लेडी ने बोला कि ठीक है, आप अंदर रह सकते हैं, लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। और उसमें से कोई एक शर्त तो आपने माननी है। तीन शर्तें हैं। एक शर्त है कि आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, दूसरा है आपको वाइन पीनी पड़ेगी, या फिर तीसरा है आपको मेरे साथ, यू हैव टू स्पेंड नाइट विद मी, मेरे साथ सोना पड़ेगा, यू हैव टू हैव फिजिकल रिलेशन विद मी। अब साधु महाराज जो थे बाहर घूम रहे थे, उनके लिए बड़ी दुविधा थी, भाई मैं तीनों ही चीजें मेरे लिए वर्जित है, मैं क्या करूं। बट अगर बाहर रहते तो मर जाते, और अगर अंदर नहीं जाते तो और दिक्कत थी।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सबसे इजीएस्ट जो है, क्योंकि नॉन वेज खाऊंगा तो मेरे लिए मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो सबसे उनको जो नॉन ऑफेंसिव काम लगा वो वाइन लगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, मैं वाइन पी लेता हूँ। अब वाइन जैसी उन्होंने पी तो ही एंडेड अप डूइंग ऑल थ्री। और यही जो वाइन है, यही जो इंटॉक्सिकेशन है, यही जो नशा हम जिसे कहते हैं, जिसमें हम अपनी सुध बुध खो देते हैं, ये है राहु। तो ये राहु की एक स्टोरी है जो राहु को एक्सप्लेन करती है कि राहु क्या करता है हमारे साथ। दूसरी केतु की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बड़े संत थे, बड़े सिद्ध संत थे। और वो किसी को भी अपना डिसाइपल या अपना शिष्य नहीं बनाते थे, बड़े ही स्टबन टाइप के थे। और उनको लगता था कि उनके योग्य कोई अभी शिष्य आया नहीं जो उनसे सीखे। तो एक बार एक और दूसरे संत थे बड़े, वो भी बड़े बहुत महान संत है, वो गए उनके पास। उन्होंने उसका दरवाजा खटखटाया कि तो अंदर से आवाज आई, कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया जो बाहर थे कि यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो जब उन्होंने इस ये जवाब सुना तो उन्होंने कहा कि ये अब दरवाजा खोला, उनको एज अ शिष्य लिया, क्योंकि वही जो जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, वो ही वॉज अ रियल शिष्य। तो वो केतु का कैरेक्टर डिफाइन करता है। तो ये राहु केतु के मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज कहिए, जैसे भी कहिए, ये जो ट्रू कैरेक्टर है दोनों प्लैनेट्स का वो है। राहु केतु को स्नेक की तरह देखा जाता है, स्नेक का एक रूप देखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसका एस्ट्रोनॉमिकली भी देखेंगे इसको, तो जो लाइन मतलब ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट अपीयर्स एज अ स्पाइरल। तो स्पाइरल की तरह अपेयर करता है, तो इसलिए वो भी इसीलिए उसको स्नेक की तरह कहा गया। अब एक बहुत बड़ा डिबेट है कि राहु केतु के कोई एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन होते हैं क्या, कोई भी एग्जॉल्टेशन या डेबिलिटेशन होते हैं क्या? तो मून एग्जॉल्टेड होता है हमारा टॉरस के अंदर, और डेबिलिटेशन मून का आता है हमारा स्कॉर्पियो में। मतलब टॉरस और स्कॉर्पियो के अंदर ये एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेशन में आते हैं, वृषभ राशि या वृश्चिक राशि के अंदर। अब इसमें कुछ लोगों का एक मत है कि भाई चूंकि मून एग्जॉल्टेड होता है टॉरस में, तो सब दोनों राहु केतु दोनों ही एग्जॉल्टेड हो जाते हैं टॉरस में। कुछ लोग कहते हैं और डेबिलिटेटेड हो जाते हैं स्कॉर्पियो में। कुछ लोग इसको उल्टा मानते हैं कि स्कॉर्पियो में दोनों के दोनों एग्जॉल्टेड होंगे और डेबिलिटेशन आएगा टॉरस में। लेकिन एक तीसरा व्यू पॉइंट भी है जो कि ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा सही लगता है इसमें एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन में। चूंकि राहु का नेचर जो है ये बहुत ज्यादा मैच करता है किससे? वीनस से। मतलब राहु वीनस की कल जो हमने बात करी थी, इतनी सारी बातें करी थी कि डिजायर्स हैं, सब चीजें हैं। तो वीनस क्या है? वीनस एथिकल डिजायर है, किसी भी चीज को गलत नहीं करेगा। और राहु क्या है? राहु अनएथिकल डिजायर है। तो वीनस के साथ बहुत मैच करता है राहु। तो राहु यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राहु जो है एग्जॉल्टेड होता है टॉरस में और डेबिलिटेशन में जाता है स्कॉर्पियो के अंदर। और इसी तरीके से केतु जो है, केतु बिल्कुल डिटैचमेंट है तो टॉरस के अंदर नहीं जाएगा। केतु का नेचर जो है वो मार्स से बहुत ज्यादा मिलता है, मंगल से, कुजावत केतु कहा जाता है। तो मार्स के साथ बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मार्स की राशि के अंदर यहाँ पे एग्जॉल्टेड हो जाएगा केतु, और डेबिलिटेशन में यहाँ पर आ जाएगा केतु। केतु यहाँ पे टॉरस में डेबिलिटेशन में आएगा और एग्जॉल्टेड होगा स्कॉर्पियो में। तो ये भी एक मत है, हालांकि पराशरी ज्योतिष के अंदर और इवन इन बीएनएन हम इसका एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन नहीं कंसिडर करते। राहु केतु का कोई एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन नहीं है। बट फिर भी ओवर द इयर्स लोगों ने अपने अपने कि कौन सा राहु और केतु क्या एग्जॉल्टेशन है डेबिलिटेशन है, उस पर कुछ ना कुछ बातचीत करी। अब इसी में हम आते हैं राहु और केतु, इनके हम कुछ बहुत अच्छे फिलोसफिकल जो मतलब है उसके बारे में समझते हैं। राहु और केतु के बारे में हम कहते हैं कि राहु का सर, सिर्फ सर है, बॉडी नहीं है, और केतु का कोई सर नहीं है, बॉडी है सिर्फ। अगर आप सही में समझो तो केतु हेडलेस नहीं है। केतु को हम ये कहें कि वो एक डिपिक्शन है, हमें बताने के लिए कहा गया कि ये डिपिक्शन है। बट एक्चुअली केतु का जो हेड है वो इनवर्ड है, वो अंदर अपने आप को देख रहा है, सेल्फ को देख रहा है, तो इट इज टर्न इनसाइड। और राहु का जो है वो बाहर है। मतलब हम ये कह सकते हैं हमारा जो मन है या जो हमारा माइंड है, इसको हम कह सकते हैं अंतर्मुखी होना और बहिर्मुखी होना। मतलब बहिर्मुखी मतलब संसार को देखना, बाहर जो चीज़ें उनको देखना, उनके बारे में उनको चाहना, या उनके बारे में मतलब व्हेन यू लुक आउटसाइड,
तो आपकी बहुत सारी चीज़ें देखने के साथ आपकी डिजायर्स पैदा होंगी, आपको चीज़ें पाने की इच्छा होगी, और आप बाहर दुनिया से इंटरेक्ट करोगे, तो वो हमारा राहु का काम है। तो राहु इज ओनली हेड विच इज लुकिंग आउटसाइड, एंड केतु इज नॉट विदाउट हेड, द हेड इज लुकिंग इनसाइड। वो अपने अंदर झांक रहा है, अपने अंदर देखने की कला जो है वो केतु के अंदर है, अपने आप को पहचानने की कला जो है वो केतु है। तो राहु इज नॉट, इज जस्ट हेड। ये इसको हम कह सकते हैं, ये लाइफ की जितनी भी चीजें हैं, लाइफ के इल्यूजन जो भी हैं, उन सबको पाने का काम जो है वो राहु है। लाइफ में जो हमें नहीं चाहिए, कुछ हम अपने आप को पाले, हम अपने आप को जान लें हम हैं क्या। और जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी लोग हुए जो सिद्ध पुरुष हुए, वो सब एक ही चीज में लगे रहे कि सच क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो वो चीज जो है वो केतु के अंदर है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो सारी चीजें केतु बताता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, हम अगर ये कहें हमारी लाइफ जो है, पूरी की पूरी लाइफ वो राहु और केतु के बीच में ही है। मतलब राहु केतु एक्सेस के बीच में हमारी पूरी लाइफ आ जाती है। हम, क्योंकि लाइफ का जो एम है, अगर हम देखें, जो हमने पहले भी बात करी थी, कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका एकमात्र लक्ष्य है, और वो है मोक्ष का। तो मोक्ष का हम कहते हैं, मोक्ष का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, कि हमारी आत्मा जो है वो लिबरेट हो जाए, और हम अगला जन्म या उस जन्म के जो सांसारिक बार बार जो हमें जन्म लेना पड़ता है वो ना ले। अब मोक्ष का जो अर्थ है बड़ा सिंपल है। मोह का क्षय। मोह का क्षय। मोह का क्षय का मतलब होता है खत्म होना, और मोह का मतलब होता है अटैचमेंट। मोह इज अटैचमेंट, क्षय मतलब डिटैचमेंट कहें, या उसका मोह का खत्म होना। मोह का खत्म होना इज मोक्ष। जब हमें किसी भी चीज से डिजायर ना रह जाए, कोई डिजायर्स ना हो हमारी, तो हम समझ लीजिए मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मोह क्या है? मोह राहु है। और क्षय क्या है? क्षय हमारा केतु है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मोह का क्षय जो है ये राहु और केतु के बीच में आता है। सो हमारी पूरी लाइफ इन्हीं दोनों के बीच में है। आगे जब हम कोर्स में पढ़ेंगे तो हम इसमें राहु केतु के फैमिली सर्कल के बारे में भी जानेंगे, कैसे राहु केतु हमारी लाइफ का लाइफ पर्पस क्या है उसके बारे में बताते हैं। उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है राहु केतु, अपने आप में बहुत डीप स्टडी है। राहु जो है, अगर मैं कुछ डिफरेंशिएशन बताऊं इसमें राहु और केतु का आपको, तो राहु इज अटैचमेंट। ये अटैचमेंट है, जिसे अभी हमने पहले बोल देखा, मोह की बात करी। केतु डिटैचमेंट है। केतु इज डिटैचमेंट। राहु जो है, राहु लाइक्स टू लर्न। ये सीखना चाहता है, ये चाहता है, कुछ चाहिए इसको। और केतु लाइक्स टू टीच। ये हम, ये हमारे लाइफ के लेसन हैं जो केतु हमें सिखाना चाहता है। राहु हमेशा फ्यूचर में रहेगा। राहु इज ऑल अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, ये हमारी फ्यूचर वाली चीज है। और केतु हमेशा पास्ट में रहेगा। केतु इज ऑल अबाउट पास्ट। इनको बैलेंस करने का तरीका ही एक है। जब हम कहते हैं राहु फ्यूचर में है, केतु पास्ट में है, और हमारा माइंड भी इन्हीं दो पोजीशन में रहता है, या तो फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता। कोई, आप प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। इस समय क्या है वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते। तो अगर आप प्रेजेंट में रहते हो, जो जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं, या जब हम बोलते हैं कि बी इन नाउ, पावर ऑफ नाउ, नाउ की जब हम बात करते हैं, जब प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हैं, वो जिन तभी पॉसिबल है जब ना तो हम फ्यूचर में ना रहे, ना पास में रहे। तो राहु केतु के इफेक्ट को खत्म करने का एक ही मात्र तरीका है, जिसको हम बोलते हैं बी इन प्रेजेंट। नाउ, हेयर एंड नाउ में आप रहिए। आप ना तो फ्यूचर सोचिए, ना आप पास के बारे में सोचिए। राहु जो है ये, हम इसको कह सकते हैं, राहु हमारा एक्सपेंशन एक्सपेंशन का कारक है। ये एक्सपेंशन है, लाइफ की एक्सपेंशन है। और ये हमारा कंप्रेशन है। केतु कंप्रेशन है। एक एक्सपेंशन है, एक कंप्रेशन है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका, दोनों के बारे में हम कह सकते हैं, टू बी, टू बिकम। टू बिकम कुछ बनना, ठीक है, कुछ बनना। टू बिकम इज राहु, एंड टू बी इज केतु। टू बिकम, टू बी। राहु भोग है, प्लेजर है। राहु इज अबाउट भोग।
हम यहाँ लिख सकते हैं राहु भोग है, प्लेजर है। और केतु जो है वो हमारा भोग नहीं है, जो हमने कल देखा था, जो पूरी जर्नी पड़ी थी, प्लेजर, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस। तो केतु क्या है? केतु ब्लिस है, आनंद। केतु इज ब्लिस, ये आनंद है। जब आप एक्सट्रीम अपने हाइट ऑफ मेडिटेशन की हम बात करते हैं, जब हम पहुंचते हैं, तो वो हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हैं, आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं। राहु हमारी इनफाइनाइट डिजायर्स हैं जो कभी नहीं खत्म हो सकती। राहु इनफाइनाइट डिजायर्स है। और केतु जो है वो जो शून्य है, मतलब अगर मैं इसको बोलूं, ये इन्फिनिटी का सिंबल को मैं राहु के साथ जोड़ सकता हूं, और शून्य, जीरो का सिंबल मैं केतु के साथ जोड़ सकता हूं। राहु इज इनफाइनाइट डिजायर्स, केतु इज द शून्य, जीरो, जिसमें हमारी सारी डिजायर्स एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। केतु में कोई डिजायर नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि राहु इज नेवर एंडिंग चेज, किसी चीज के पीछे भागते रहना, भागते रहना, हमेशा भागते रहना, दैट इज नेवर एंडिंग चेज, दैट इज राहु। और केतु जो है इज फॉर एवर सरेंडर। केतु जो है वो सरेंडर की कहानी, जहां पे सारी चेज खत्म हो जाती है, कोई चेज नहीं रहती, वो सारी चीज खत्म हो जाती है। इनको बैलेंस करने का, इनको इनको बैलेंस, इनकी एनर्जीज को बैलेंस करना, इनको हार्मोनाइज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप प्रेजेंट में रहिए, आप बैलेंस कर पाएंगे दोनों ही चीजों को। राहु केतु पे हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट अब हमें कारक तत्वों की बात करनी है। राहु के जो कारक तत्व है, हम दोनों के कारक तत्व भी बहुत डिटेल में बात करेंगे, और आपको समझ में आएगा। एक चीज समझ लीजिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें इलीगल या इमोरल या अनएथिकल, जितनी चीजें हैं वो सब राहु के डोमेन में आती हैं। राहु के डोमेन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, और अगर आप सोचे कि ये गलत है राहु पूरा, इसके बिना ये तो ठीक नहीं है, जितनी हम बातें कर रहे हैं अच्छी बातें नहीं है, तो उसके बिना भी हमारा सर्वाइवल नहीं है। आज की ये जो युग चल रहा है, आज का जो टाइम चल रहा है, वो भी सब राहु का ही चल रहा है। जैसे हम पढ़ पा रहे हैं अभी, जो भी इंटरनेट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो है, ठीक है, जो है लेकिन दिखता नहीं है, वो सब राहु है। राहु का सबसे इंपॉर्टेंट कारक था, तो आपने सब जगह देखा होगा, वो है इल्यूजन। कोई मुझे बताएगा इल्यूजन होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं भ्रम, या हम बोलते हैं राहु पुत्र है माया का। तो सब कुछ, सब माया है। आपने ये लाइन भी बहुत सुने होंगे, सब माया है, सब मोह माया है, ऐसा भी सुना होगा। तो ये माया या इल्यूजन होता क्या है? व्हाट इज इल्यूजन? किसी को कोई भी आइडिया इल्यूजन होता क्या है? व्हाट इज इल्यूजन? हमने वर्ड तो बहुत सुना है इल्यूजन, हम इल्यूजन में जी रहे हैं। आप कहोगे नहीं, मैं कैसे इल्यूजन में जी रहा हूँ। हमें कई बार ऐसा लगता है कि इल्यूजन का मतलब हो गया किसी ने आके हमारे पर कोई जादू टोना कर दिया, कुछ ऐसे भ्रम कर दिया, और हमारे को ऐसा काला कपड़ा सा आ गया और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो इल्यूजन हो गया। या जो जादूगर करता है वो इल्यूजन क्रिएट करता है, या आजकल तो बहुत सारे इल्यूजनिस्ट भी हैं जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको कुछ और दिखाते हैं जो होता नहीं है, वो दिखा देते हैं कि ये देखो ये है। या कुछ है सामने लेकिन उसको गायब कर देते हैं, वो इल्यूजन की श्रेणी में आ जाता है। तो कई बार हम इसको, इल्यूजन को इस तरीके से देखते हैं। वो इल्यूजन नहीं है। जब हमारे सभी टेक्स्ट में पुराने ये कहा गया कि वर्ल्ड इज अ इल्यूजन, या हम कहें सब माया है, वो क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें, वी आर रिस्ट्रिक्टेड। हम बहुत, हमारी क्षमता जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। क्या रिस्ट्रिक्टेड है? रिस्ट्रिक्टेड है बाय फाइव सेंसेस। हम वही देख सकते हैं जो हमारी आंखें दिखाती हैं, हम वही सुन सकते हैं जो हमारे कान में सुनाई दे रहा है, हम वही स्मेल कर सकते हैं जो हमारे आसपास चीजें हैं, हम वही टच कर सकते हैं जो हमारे सामने है। तो जो हमारे फाइव सेंसेस हमें बता रहे हैं, वही हमारा, क्या क्रिएट करते हैं ये फाइव सेंसेस? ये फाइव सेंसेस हमें क्रिएट करते हैं हमारा परसेप्शन। अब मैं आपसे पूछूं कि जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या वर्ल्ड उतना ही है? नहीं। भाई इतना सारा वर्ल्ड है, इतनी सारी दुनिया है, सब लोग इतने अलग अलग जगह बैठे, सबके अलग अलग चीजें दिख रही हैं। तो हमारे, हम लिमिटेड है, जितना हमें दिख रहा है हम बहुत लिमिटेड है, उतना ही देख पा रहे हैं। क्या जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, अभी मेरी सुनाई दे रही है, हो सकता है घर में और 10 चीजें आवाजें चल रही हो, तो वो आपको वो भी हल्की हल्की सुनाई दे रही होंगी, तो क्या उतनी ही आवाजें हैं? इतने सारे बम
गिर रहे हैं उनकी कितनी लाउड एक्सप्लोजन होंगे, कितने सारी चीजें चल रही हैं, कितने सारे